अस्सलाम वालेकुम। प्लाज्मा फ़िज़िक्स में आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा फ़िज़िक्स। तो सबसे पहले गैस डिस्चार्ज की बात करते हैं, जो कि गैसेस इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। बहुत हैवी करंट्स पास आउट करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स पे जब रिसर्च की जा रही थी तो उस वक्त प्लाज्मा के बारे में पता चला कि प्लाज्मा जनरेट किया जा सकता है और उसको लार्ज करंट्स के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर गैस डिस्चार्ज मेथड इस्तेमाल किया जाता है और इसी मेथड में प्लाज्मा जनरेट होता है और फिर देखा जाता है कि इलेक्ट्रोड्स के करीब जो है वो शीट्स जनरेट होती है जो कि डार्क लेयर की शक्ल में नज़र आती है। गैस डिस्चार्ज प्लाज्मा को जो है वो मरकरी रेक्टिफायर्स में, हाइड्रोजन थेराट्रॉन्स में, इग्निट्रॉन्स में, स्पार्क गैप्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वेल्डिंग आर्क्स में प्लाज्मा जनरेट होता है। नियॉन और फ्लोरीन फ्लैश लाइट्स जो होती हैं इनमें प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली प्लाज्मा जनरेट होता है गैस डिस्चार्ज मेथड के दौरान। और जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग डिस्चार्ज में भी जो है वो प्लाज्मा जनरेट होता है। और अगला अगर हम एप्लीकेशन देखें तो अगली एप्लीकेशन में जो है वो कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, जिस पे जो है वो आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है प्लाज्मा के हवाले से और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के हवाले से। तो जैसा कि फिशन रिएक्शन को कंट्रोल फार्म में, चेन फिशन रिएक्शन को कंट्रोल फार्म में परफॉर्म करवा के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए गए हैं, तो इसी तरह से अब जो है वो फ्यूजन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो उन पे काम चल रहा है ताकि कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जा सकें जो कि फिशन यानी कि नॉर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की निस्बत हमें कम कॉस्टली पड़ेंगे। तो इस पे काम जारी है और इसका जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो हम प्रिंसिपल रिएक्शन हमारे पास जो हैं वो ड्यूट्रियम और ट्रीटियम के हैं, जो कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अगर दो ड्यूट्रियम आपस में रिएक्ट करते हैं तो हीलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है। इसी तरह से दो ड्यूट्रियम रिएक्ट करते हुए एक ट्रिटियम भी जनरेट करवा सकते हैं, साथ में एक नॉर्मल हाइड्रोजन न्यूक्लियस यानी कि एक प्रोटॉन। और इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह से ड्यूट्रियम और ट्रिटियम रिएक्ट करते हुए हीलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जो हैं ये फ्यूजन रिएक्शंस हैं। साथ में एक न्यूट्रॉन जनरेट होगा तो एनर्जी जनरेट होगी 17.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एक ड्यूट्रियम और एक हीलियम न्यूक्लियस आपस में रिएक्ट करें तो हीलियम न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस जनरेट होगा और साथ में एक प्रोटॉन यानी कि एक हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन न्यूक्लियस जनरेट होगा। और इस रिएक्शन में जो एनर्जी जनरेट होगी 18.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट होगी। यहाँ पे इन रिएक्शंस को डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये जो है वो देखा जा सके कि इन रिएक्शंस के दौरान जो है वो एनर्जी की बहुत बड़ी अमाउंट जनरेट होती है। तो इस तरह से इन रिएक्शंस को हम इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं अगर हम इनको कंट्रोल कर सकें। तो हमारे पास जो इन रिएक्शंस का क्रॉस सेक्शन है उसके लिए जो इंसिडेंट एनर्जी है वो तकरीबन 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा बनती है। अब इतनी एनर्जी के लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि हम एक ही पॉइंट पर जो है पार्टिकल्स को इकट्ठा कर सकें। इसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की बीम को बहुत फास्टली मूव करवाते हुए आपस में कोलाइड करवाएं, टकराएं और वो जो है वो आपस में फ्यूजन रिएक्शन कर सकें। एक्चुअली इतनी काइनेटिक एनर्जी हम उनको दे नहीं सकते। तो इसलिए यानी कि इतनी इंसिडेंट एनर्जी हम उनको दे नहीं सकते कि वो आपस में इतनी काइनेटिक एनर्जी से टकराएं और फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करें। तो फिर इसका जो दूसरा प्रोसेस ये है कि हम जो है वो प्लाज्मा जनरेट करें, प्लाज्मा क्रिएट करें इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ड्यूट्रियम ट्रिटियम को इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए हमें जो थर्मल एनर्जी चाहिए होगी वो तकरीबन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट चाहिए होगी या शायद इससे भी ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो उसके लिए हमें कोई कंटेनर चाहिए जो कि उस प्लाज्मा को इतने हाई टेम्परेचर पर कंटेन कर सके।
तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कन्फाइनमेंट टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन अभी तक कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को जो है वो पूरी तरह से चेन फ्यूजन रिएक्शन के यानी कि थर्मोन्यूक्लियर चेन फ्यूजन रिएक्शन के तौर पर जो है वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। बहरहाल यह देखा गया है कि प्लाज्मा जनरेट कर लिया जाए तो फिर जो है वो काफ़ी हद तक यानी कि रिएक्शन के उस प्रोसेस के काफ़ी करीब तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। तो होपफुली इंशाल्लाह जो है वो ये प्रॉब्लम जो कि कन्फाइनमेंट की प्रॉब्लम है वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगली जो एप्लीकेशन है वो प्लाज्मा की, वो हमें स्पेस फिजिक्स में नज़र आती है। अगर हम स्पेस में जाकर अर्थ के एनवायरनमेंट की तरफ देखें तो अर्थ के एनवायरनमेंट की स्टडी करते हुए जो है हमें प्लाज्मा मुख्तलिफ फॉर्म में नज़र आता है। सबसे पहले सोलर विंड है। सोलर विंड बेसिकली जो है ये चार्ज पार्टिकल्स की एक कंटिन्यूस स्ट्रीम है, एक ऐसी चार्ज पार्टिकल की जो है वो ऐसी बम्बार्डमेंट है जो कि सूरज की तरफ से मुसलसल ज़मीन के एनवायरनमेंट पे होती रहती है। और अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर जो है वो इस सोलर विंड को रोकता है, ब्लॉक करता है। लेकिन जब वो इस सोलर विंड को रोकता है तो ये सोलर विंड जो है उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाती है। और इसके साथ साथ अगर हम सोलर विंड के जो हैं के अंदर चार्ज पार्टिकल्स की तादाद देखें तो वो तकरीबन 5 × 10⁻⁶ पर क्यूबिक मीटर की रेंज में है, और ये बहुत बड़ी तादाद है स्पेस के लिहाज से। अगर हम देखें तो इनकी एनर्जी जो है वो तकरीबन थर्मल एनर्जी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट होती है। और ये जो है वो स्टार्टिंग रेंज अगर हम मतलब जो है मज़ीद देखें तो हम देखते हैं कि थर्मल एनर्जी जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी चली जाती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड इसको कवर करता है वो 5 × 10⁻⁹ टेस्ला का होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यानी कि जितनी वेलोसिटी से ये इस मैग्नेटोस्फीयर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं या घुस आते हैं, वो तकरीबन 300 किलोमीटर पर सेकंड है, बहुत हाई स्पीड है। तो जिससे हमें पता चलता है कि इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रोसेस के दौरान ये हमें जो है वो प्लाज्मा की फॉर्म में जो है ये प्रोसेस हमें नज़र होता हुआ नज़र आता है, यानी कि जब सोलर विंड जो है वो मैग्नेटोस्फीयर में इंटर होती है। तो जब सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर में इंटर होती है तो हमारा जो आयनोस्फीयर है जो कि अर्थ रेडी से यानी कि अर्थ सरफेस से या ऊपर अर्थ रेडी और इससे ऊपर 50 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज में है, तो इसके अंदर वीकली आयोनाइज्ड प्लाज्मा है जिसकी डेंसिटी जो है वो तकरीबन 10⁻12 पर मीटर क्यूबिक के राउंड अबाउट है। तो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन यानी कि या हम थर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस लेयर में थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स की 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि एनर्जी कम है, लेकिन फिर भी ये वीकली आयोनाइज्ड प्लाज्मा है। तो ये प्लाज्मा जो है वो ये क्या करता है, ये प्लाज्मा बेसिकली एक लेयर जनरेट करता है, लो टेम्परेचर लेयर, और फिर इन्हीं टेम्परेचर लेयर्स के अंदर वैन एलन बेल्ट्स जो हैं बनती हैं। वैन एलन बेल्ट्स क्या हैं? ये बेसिकली वही ट्रैप चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि आउटर स्पेस से जो है वो अर्थ की सरफेस की तरफ आए, अर्थ के एनवायरनमेंट में इंटर हुए, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने उनको ट्रैप अप कर लिया। अगर आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख रहे हों तो इस पिक्चर में आपको यहाँ पे ये दो लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली वही वैन एलन बेल्ट्स हैं। ये दो बेल्ट्स हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और टेम्परेरीली ये परमानेंटली हैं और इस टेम्परेरीली जो है वो और भी जनरेट होती रहती हैं, कुछ वक्त के लिए जनरेट होती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं। तो ये जो आयनोस्फीयर जो है ये इसके अंदर ये वैन एलन बेल्ट्स जो हैं ये इसके आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं, इसलिए इस स्फीयर को हम इस एनवायरनमेंट को हम आयनोस्फीयर कहते हैं। अर्थ के इस एनवायरनमेंट के जो है वो या एटमॉस्फेयर के जो लेयर है उसको आयनोस्फीयर कहा जाता है।
अच्छा, इसके बाद मॉडर्न एस्ट्रोफिज़िक्स में स्टडी करते हुए हम देखते हैं कि जो स्टेलर इंटीरियर्स हैं, स्टार्स का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है और उसका उनका जो एटमॉस्फेयर है बहुत हॉट है, और वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट है। हम जानते हैं अच्छी तरह से सन की कोर में जो थर्मल एनर्जी है पार्टिकल की वो 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखने में यह एनर्जी आपको कम नज़र आएगी, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इसको अगर हम जॉल में कन्वर्ट करें तो हमें ये एनर्जी की लो अमाउंट नज़र आएगी। लेकिन अगर आप गौर करें तो बेसिकली एनर्जी की ये अमाउंट जो है ये कम नहीं है उस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में एक चार्ज पार्टिकल पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई हो रही हों, तो उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस के बावजूद वो उस इन्वायरमेंट के अंदर इतनी एनर्जी लेकर मूव कर सकता हो, यानी कि एक एनर्जी हो उसके पास और वो थर्मल एनर्जी जो है वो उसको काइनेटिक एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हुए मूव कर सकता हो। तो ये फिर इस कंपैरिजन में हम देखते हैं कि ये एनर्जी कम नहीं है। अच्छा, फिर तो यहाँ से एक्चुअली यह डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो आउटर स्पेस है या एटमॉस्फेयर है या जो स्टार्स हैं वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है, और कायनात में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा स्टेट ही एग्जिस्ट करती है। बाकी स्टेट्स जो है उनमें सॉलिड स्टेट है, मैटर की लिक्विड स्टेट है, गैसेस स्टेट है। हमारी ज़मीन पे प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आर्टिफिशली प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन पूरी कायनात के लिहाज से अगर हम बात करें तो फिर स्टार्स में जो है या स्पेस के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, बेल्ट्स हैं जहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। कुछ और एरियाज़ भी हैं जिनमें से चंद एक की हम यहाँ पे बात भी करेंगे। और इसके साथ साथ जब हम प्लाज्मा की अक्रस देखेंगे नेचर में तो तब भी हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं सोलर कोरोना की। सोलर कोरोना जिसके अंदर थर्मल एनर्जी जो है वो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट है, तो जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। पिछले दिनों जो है वो दुनिया के बहुत सारे मालिक समेत पाकिस्तान में भी सूरज ग्रहण हुआ, सोलर एक्लिप्स। तो उसमें यह जिक्र बार बार किया गया मीडिया के ऊपर, और आप लोगों ने शायद देखा भी हो कि रिंग ऑफ फायर बनती हुई नज़र आई उन इलाकों में जहाँ पे सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण मुकम्मल तौर पर हुआ था। तो इसी को सोलर कोरोना भी कहा जाता है, यानी कि उसे रिंग ऑफ फायर को बेसिकली सोलर कोरोना भी कहा जाता है। ये क्या चीज़ है जी? सूरज से बाहर, सूरज के बाहर वाले एटमॉस्फेयर में जो है वो ये गैसेस हैं जो कि प्लाज्मा की शक्ल में मौजूद हैं। तो ये हमें तभी नज़र आती हैं जब मुकम्मल तौर पर सूरज ग्रहण हो, वरना ये सूरज के गिर्द जो है वो एक गुलाब सा बनाए रखती हैं और आम तौर पर हमें नज़र नहीं आती। नॉर्मल हालात में सिर्फ सूरज ग्रहण के मौके पर रिंग ऑफ फायर की शक्ल में नज़र आती हैं। तो यह सूरज की सतह नहीं है, बल्कि मैं दोबारा से रिपीट करूं कि यह सूरज का आउटर इन्वायरमेंट है। जैसे हमारी ज़मीन की सतह से ऊपर बहुत दूर तक ज़मीन का जो है वो एक एटमॉस्फेयर है, तो ये भी सूरज का एटमॉस्फेयर है, सन का, जिसको सोलर कोरोना कहा जाता है। तो एस्ट्रोफिजिक्स में ही अगर हम मज़ीद बात करें तो प्लाज्मा जो है वो गैलेक्सीज़ की डेवलपमेंट में, यानी कि प्लाज्मा की काइनेटिक एनर्जी को जब एस्टीमेट किया जाता है, साइंटिस्ट जो हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट जो हैं, वो प्लाज्मा की काइनेटिक एनर्जी को एस्टीमेट करते हैं। तो उस एस्टीमेशन में वो फिर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, और अंदाज़ा लगाने में उनको मदद मिलती है कि कोई भी गैलेक्सी जो है उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई और उसकी डेवलपमेंट कब शुरू हुई। तो प्लाज्मा काइनेटिक एनर्जी की मदद से उनको ये अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है। द क्रैब नेबुला, क्रैब नेबुला जो है ये बेसिकली एक गैसेस का एक जो है वो मिक्सचर है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर जो है वो एग्जिस्ट करता है स्पेस के अंदर, और ये जो है ये प्लाज्मा फॉर्म में है। और इस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ करंट्स जो हैं जिनको विजुअल पल्सर्स कहा जाता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे विजुअल पल्सर्स, तो यानी कि ये मुख्तलिफ लहरें सी आपको जो है इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही होंगी, जिनको विजुअल पल्सर्स कहा जाता है, वो देखने में आते हैं। तो इन विजुअल पल्सर्स के बारे में
कहा जाता है कि बेसिकली जो है ये न्यूट्रॉन स्टार्स रोटेट करते हुए जब सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन करते हैं अपनी सरफेस से, तो तब जो है ये पल्सर्स जनरेट होते हैं और ये पल्सर्स जो है फिर हमें स्पेस की स्टडी में बहुत हेल्प करते हैं। यानी कि क्रैब नेबुला जो कि प्लाज्मा की शक्ल में है, तो उस प्लाज्मा की स्टडी करते हुए हम फिर जो है वो न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में और वहाँ पे उनकी जो रेडिएशन वो एमिट कर रहे होते हैं उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह की पिक्चर्स जो है वो आपने पहले भी एस्ट्रोफिज़िक्स में कहीं ना कहीं देखी होंगी। तो ये बेसिकली जो हम बात कर रहे थे सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन की, कि एक न्यूट्रॉन स्टार जो है वो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन एमिट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो ये कुछ इस तरह की शक्ल है, यानी कि ये न्यूट्रॉन स्टार जो है ये सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन जो है इस तरह से स्पाइरल शक्ल में यहाँ पे ये अपना को नज़र आ रही होगी, ये एमिट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह की रेडिएशन को जो कि इस तरह से रोटेटिंग बीम की शक्ल में जो है वो एमिट होती हुई हमें नज़र आती हैं, हम सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन कहते हैं। प्लाज्मा की नेक्स्ट एप्लीकेशन में जो है वो MHD, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक एनर्जी कन्वर्जन। तो और इसके साथ साथ आयन प्रपल्शन जो है वो जनरेट करवाई जाती है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक एनर्जी कन्वर्टर जो है ये बेसिकली ख़ास किस्म के इंजन्स हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये जिसके ऊपर S लिखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक पोल है और इसी तरह से मैग्नेट का दूसरा पोल दूसरी साइड पे होगा। दरमियान में हमारे पास कुछ असेंबली है। तो इस असेंबली में से जब प्लाज्मा को मूव करवाया जाता है, चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे जब फ्लो करते हैं इस असेंबली के अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उनको डिफ्लेक्ट करता है। जब डिफ्लेक्ट करता है तो आपको यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ये एरो रखा हुआ है कर्सर, यहाँ पे और यहाँ पे आपको वायर्स की असेंबली नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली इलेक्ट्रोड्स हैं जो इस जनरेटर इस कंटेनर के अंदर जा रहे हैं और इस तरह यहाँ से भी इस तरफ से जो है ये इलेक्ट्रोड आ रहा है। तो होता क्या है, चार्ज पार्टिकल्स जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उन पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अपोजिट मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, और इलेक्ट्रोड्स पे मूव करते हुए इलेक्ट्रोड्स पे पोटेंशियल जनरेट करते हैं। उसी पोटेंशियल को आउटर सर्किट के अंदर करंट के तौर पर फ्लो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोड जो हैं ये फिर उस पोटेंशियल को शिफ्ट करते हैं आउटर सर्किट में। तो इस तरह से ये MHD जो है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक एनर्जी कन्वर्टर या एनर्जी जनरेटर जो है ये बेसिकली फिर इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में। तो इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर स्पेस क्राफ्ट में करने की कोशिश की जा रही है, किया जा रहा है इनको, कि जब एक स्पेस क्राफ्ट जो है वो अपने रॉकेट से जो है वो गैसेस एक्सपेल कर रहा होता है, तो ऑलमोस्ट प्लाज्मा की फॉर्म में अगर वो गैसेस हों तो फिर उनको जब वो प्रोपेल्ड हो रही होती हैं बाहर की तरफ जो है वो निकल रही होती हैं, तो उनको फिर इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए MHD एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस यूज़ करते हुए। और अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास सॉलिड स्टेट प्लाज्मा है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम जानते हैं, पी इंजेक्शन के बारे में हम जानते हैं, जहाँ पे सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री होल और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं ये बेसिकली प्लाज्मा की तरह से एक्ट करते हैं और प्लाज्मा जैसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं, और उसी तरह की ऑसिलेशंस जो हैं वो शो करते हैं जैसे प्लाज्मा में होती हैं। और फिर अगर हम कुछ लिक्विड्स की बात करें, जैसे कि सोडियम का सॉल्यूशन है अमोनिया में, तो ये भी प्लाज्मा की तरह से बिहेव करते हैं। ये जो है बेसिकली हम नॉर्मल फॉर्म में जो है वो प्लाज्मा को देखते हैं सॉलिड स्टेट फॉर्म में। तो इसके अलावा जो अगली और आखिरी तकरीबन एप्लीकेशन हमारे पास है गैस लेज़र्स हैं। तो मुख्तलिफ गैस लेज़र्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। तो इनमें गैस डिस्चार्ज जब होता है, यानी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है उसमें से करंट फ्लो करता है, तो आयनाइजेशन होती है गैस की, और उस आयनाइजेशन के नतीजे में प्लाज्मा जनरेट होता है, और फिर जो है वो उसी प्लाज्मा की वर्किंग की बेस पर जो है वो लेज़र जनरेट होती है। तो
हमारे पास तकरीबन जितनी भी गैस लेज़र्स हैं वो उन सब के अंदर प्लाज्मा जनरेट होता है, जैसे कि हीलियम नियॉन लेज़र्स हैं जिनको आमतौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर या माइंस के अंदर कैलिब्रेशन पर्पसेस के लिए, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को या तो बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइनमेंट के लिए या फिर माइंस के अंदर एग्जैक्टली अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी हीलियम नियॉन लेज़र्स को एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की स्टडी में, ऑप्टिक्स और लेज़र की स्टडी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास आर्गन और क्रिप्टॉन लेज़र्स हैं, इनके अंदर भी जब गैस डिस्चार्ज होता है तो प्लाज्मा जनरेट होता है और इनको मेडिकल फील्ड में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है, यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये जो 2 है ये जो है ये हमें ऊपर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली ये यहाँ पे होना चाहिए। तो बहरहाल ये कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है ये इस्तेमाल होती है मोस्टली वेल्डिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लाज्मा की फॉर्म में कन्वर्ट होती है जब ये इसके अंदर से डिस्चार्ज होता है और यहाँ पे ये लेज़र जनरेट करती है। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस प्लाज्मा की जो हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा भी प्लाज्मा की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनमें आजकल जो है वो प्लाज्मा स्क्रीन भी इस्तेमाल की जा रही है डिस्प्ले सिस्टम्स के अंदर। इसके अलावा भी प्लाज्मा के बहुत सारे वर्किंग्स हैं और एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये चंद एक जो ख़ास एप्लीकेशंस जो हैं ये हमने स्टडी की हैं यहाँ पे। थैंक यू।